गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज हम मिले हैं वापस से। हम लोग अपरदन वाला चैप्टर कर रहे थे कि अपरदन किसे कहते हैं। डेविस और पेंक के अनुसार अपरदन के कौन कौन से किसे अपरदन का क्या स्वरूप है, क्या धरातल पे परिवर्तन होते हैं, पेनिप्लेन क्या होता है, एंड्रम्प क्या होता है, हम इस तरीके से पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे बहते हुए नदी के कार्यों का वर्णन। बहते हुए नदी के कार्य से मतलब है यानी कि नदी अपने मार्ग में जो अपरदन करती है और निक्षेप करती है उसका अध्ययन करेंगे कि नदी जब पर्वत से निकलती है, निकलने के बाद धरातल पर आने से लेकर के समुद्र में गिरने तक धरातल पर स्थलीय भागों में क्या क्या परिवर्तन करती हुई जाती है। इस अवस्था को हम नदी का अपरदन कहते हैं। नदी के अपरदन को हम सामान्य अपरदन भी कहते हैं। नदी के अपरदन को सामान्य अपरदन भी कहा जाता है, क्योंकि डेविस और पेंक ने अपने मॉडल में नदी के अपरदन के द्वारा ही समझाया था कि 3 स्टेजेस होते हैं। तो जब नदी निकलती है तो नदी क्या करती है, अपने स्थल से किसी भी ऊंची पहाड़ी से निकलती है और पहाड़ी को निकलने के साथ ही काटना या अपरदन करना शुरू कर देती है और लास्ट में जाकर के वो सागर में अपने पानी को डालती है, तो जहाँ पर कि वो अधिकतम निक्षेप करती है। अब नदी जो है अपरदन किस प्रकार से करती है। हम ये कहते हैं कि नदी जो है, नदी के साथ अपरदन, जो अपरदन से तात्पर्य आप समझ रहे हैं किसे कहते हैं। नदी जो अपनी तली पर अपरदन का काम करती है, काटने का काम करती है, तो वह अपने साथ जो कंकड़ और पत्थर लाती है, जैसे पर्वतों से नदी निकल रही है, नदी पर्वत से जब आ रही है तो अपने साथ बहुत से जो नदी के तली को टच करते हुए नदी आगे बढ़ती है और तली के साथ जो भी अवसाद होते हैं वो नदी के साथ बहना शुरू कर देते हैं। और ये जो अवसाद होते हैं वही नदी के अपरदन करने में सहायक होते हैं, क्योंकि पत्थर जब धरातल को रगड़ते हुए चलते हैं तो उसको उखाड़ते हुए, ज़मीन पे जो कंकड़ पत्थर उसको रगड़ते हुए, उनको उखाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नदी के अपरदन का सिद्धांत जो है उसमें उन्होंने बताया कि नदी अपरदन किस प्रकार से करती है। तो हम आपको बता दें बच्चों, ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। नदी में 3 बातें हो सकती है अपरदन के लिए, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली बात ये हो सकती है, नदी में अधिकतम अपरदन जब होगा जब उसमें अवसाद का मतलब नदी के साथ जो कंकर और पत्थर आ रहे हैं, अवसाद की मात्रा सामान्य होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, बहुत कम भी होगी। अगर अवसाद की मात्रा कम है तो अपरदन भी कम होगा। गति तो तेज होगी नदी की, लेकिन अपरदन कम होगा। अगर अवसाद की मात्रा, भार अधिक है तो भी अपरदन कम होगा। क्यों होगा? अगर नदी के साथ अवसाद की मात्रा कम है तो जो टूल है, एक प्रकार के हथियार होते हैं नदी के लिए, जो कि धरातल को रगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब उनके पास हथियार नहीं होंगे तो रगड़ने, जो धरातलीय भाग को वह काटने का काम भी कम करते हैं। और बहुत अधिक होगा तो नदी की गति जो है वो कम हो जाती है, और नदी का वेग कम होगा तो नदी अपरदन कम करेगी। अगर अवसाद सामान्य है, बहुत अधिक भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अपरदन सर्वाधिक होता है। और अपरदन का वेग जो होता है वो डिपेंड करता है ढाल पर, और ढाल के साथ ही अपरदन घटता बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं कि नदी जो है अपरदन करती है वो किन किन रूपों में करती है। एक अपन पढ़ रहे हैं घोलन या संक्षारण। घोलना, जिस प्रकार से पानी जो होता है, पानी के साथ चट्टानों का घोलना। जब नदी बहती है तो चट्टानों के संपर्क में आती है तो चट्टानें क्या करती हैं, पानी के साथ में घुलना शुरू हो जाती है। हर चट्टान नहीं घुलती है, जैसे चूना युक्त चट्टानें हैं, लोहा युक्त चट्टानें हैं। ऐसे चट्टानें जो कि पानी के साथ घुलने की क्रिया में करते हैं, ऐसे चट्टानों को हम ऐसे चट्टानें जो है तो असंगठित हो जाती है ना। तो घोलन की क्रिया के द्वारा भी चट्टानों का क्षरण होता है। अपघर्षण,
अपघर्षण से तात्पर्य है कि नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है, ये बीच में नदी जा रही है, ये नदी है, इसमें पानी है, ये ठीक है बच्चों, ये पानी जा रहा है और नदी के साथ जो अवसाद है, कंकड़ पत्थर है, वो क्या कर रहे हैं, पानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तलहटी को छूते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारी होते हैं ना, वो ऊपर तो तैरते हुए तो आगे चलेंगे नहीं, भारी है, इसलिए वो तली में रगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब वो तली को रगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तली के नुकसान यानी कि उसको रगड़ते हुए यानी कि तोड़ते फोड़ते हुए उसको आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। अपघर्षण से तात्पर्य क्या है, तलहटी का अवसाद के द्वारा विघटन होना, है ना। नेक्स्ट है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण से तात्पर्य है नदी का जो कंकड़ पत्थर है उनका छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में टकराते हुए, जैसे नदी है, नदी के साथ बहुत सारे अवसाद रगड़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये आपस में भी तो टकराएंगे, है ना। जब आपस में टकराएंगे तो आपस में टकराने के बाद ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो थे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह है नदी के लास्ट में, यानी कि जब नदी सागर में गिरती है तब तक एक रेत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। होता है ना, जैसे अगर आप किसी पर्वतीय स्थल पे आप घूमने जाओगे तो वहाँ क्या देखोगे कि नदी जहाँ पहाड़ी से जब ज़मीन पे गिरती है तो उसके दोनों तरफ किनारों बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए होते हैं, लेकिन जब वही नदी गंगा नदी जहाँ पर्वतीय भाग से निकलती है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर और किनारे पे बड़े बड़े शिलाखंड आपको दिखते हैं। और थोड़े आगे जाते हो, जैसे आप प्रयाग में हरिद्वार में जाते हो तो उस नदी के किनारों पर आपको गोल पत्थर दिखाई देते हैं। वही गोल पत्थर आगे जाते जाते जो है आपस में टकराते टकराते वो बहुत छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाते हैं। और सागर किनारे पर, इसी नदी के किनारे पर हमें क्या दिखते हैं, रेत यानी कि चिकनी मिट्टी के रूप में दिखाई देता है। बजरी होती है, फिर रेत होती है, फिर लास्ट में एकदम से चीका मिट्टी जैसे हमें प्राप्त होती है सन्निघर्षण के कारण। जल गति क्रिया। जल गति से इस क्रिया के द्वारा अपरदन में केवल जल का सहयोग होता है, अन्य कारक नहीं होते हैं। जैसे अपन कभी आपने देखा हो हैंडपंप जो होता है, हैंडपंप का अगर पानी टपक टपक नीचे गिर रहा होता तो उस टपक टपक बूंद से ही उसके नीचे, बूंद के नीचे गड्ढा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के जिस ऐसी क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानों का विघटन होता है उसे हम जल गति या हाइड्रोलिक विधि कहते हैं, जिसमें हम रासायनिक विधि के द्वारा चट्टानों का विघटन नहीं होता है। जैसे घोलीकरण, और वो पढ़ा था ना अपन ने, घोलीकरण, चट्टानें जो घुल जाती है ना, वो तो रासायनिक विधि से होता है। और जल गति जो है ये फिजिकल मेथड है, जिसमें चट्टानों का जो सिर्फ पानी, इसमें अवसाद के द्वारा चट्टानों का विघटन नहीं होकर के बल्कि ओनली जल के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। अब आते हैं कि नदी जो है किस प्रकार से अपना अपरदन का कार्य करती है। तो नदी का अपरदन का जो कार्य होता है उसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, अवसाद की मात्रा होनी चाहिए। बहुत अधिक होगी तो भी अपरदन नहीं होगा, बहुत कम होगी तो भी अपरदन कम होगा। मध्यम, अगर सामान्य अवस्था में अपरदन, अवसाद की मात्रा है तो अपरदन होगा। जल के मार्ग, नदी के मार्ग, जल मार्ग का ढाल, नदी अगर पर्वतीय भाग से निकल रही है तो नदी का ढाल अधिक होगा। नदी का ढाल अधिक है तो उसकी गति जो है वो भी अधिक होगी। अधिक गति होगी तो अपरदन का कार्य भी अधिक होगा। नदी का प्रवाह डिपेंड करता है कि नदी में जल का मात्रा कितनी है। अगर बहुत अधिक जल है नदी के साथ तो नदी जो है अपरदन का काम कम करेगी। अगर नदी का जो प्रवाह है वो उसमें जल की मात्रा, आयतन कम है तो अपरदन जो है कम और ज़्यादा दोनों ही स्थितियों में अपरदन कम होता है। सामान्य अगर पानी होता है तो नदी का अपरदन अधिकतम होता है। तो जो गिलबर्ट महोदय ने नदी के परिवहन के सिद्धांत और परिवहन की शक्ति के बीच में एक सिद्धांत दिया था गिलबर्ट ने, ध्यान रखना बच्चों, कई बार पूछते हैं। गिलबर्ट महोदय ने, उनके सिद्धांत का नाम था छठी शक्ति का सिद्धांत। वो ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, नदी जो परिवहन करती है
परिवहन की जो किसी परिवहन मतलब सर ट्रांसपोर्ट करना, कि नदी अपने साथ जो ट्रांसपोर्ट कर रही है उसकी जो वेग होता है वो छठी शक्ति के अनुपात में होता है। अर्थात नदी के वेग को दुगना कर देते हैं अपन अगर, तो क्या होता है, जो नदी जो है और उसकी जो परिवहन की शक्ति है वो 64 गुना अधिक हो जाती है। अपन ने सिर्फ क्या किया, प्रवाह को अगर अपन ने डबल किया, नदी के वेग को अगर अपन ने डबल कर दिया, तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 64 गुना अधिक बढ़ जाती है, जिसको आप इस फॉर्मूले में गिलबर्ट ने बताया परिवहन शक्ति जो है वो अनुपात है नदी का वेग अगर अपन डबल कर देते हैं तो परिवहन शक्ति जो है वो 6 गुना बढ़ जाती है, ऐसा गिलबर्ट महोदय के अनुसार है। और सामान्य रूप में हम ये कहते हैं कि अगर नदी का जो ढाल है डबल कर दिया जाता है तो उसकी प्रवाह जो है वो 2-3-4 गुना हो जाता है। अब है नदी अपने अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। तो बच्चों, नदी जब अपर्दन करती है तो मान लीजिए ये एक पर्वतीय भाग है, यहाँ से नदी निकलती है, ये पर्वतीय भाग है और ये पर्वतीय भाग है, यहाँ से नदी निकल रही है। नदी सबसे पहले इसको कहाँ से काटेगी, इसकी शिखर से इसको काटना प्रारंभ करेगी। जैसे अपन वो होता है ना, बर्मा मशीन होती है, उस बर्मा मशीन में करते हैं ना कि एक छेद करते हैं, उसी तरीके से इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके द्वारा यहाँ इसमें अवसाद के द्वारा इनकी तलहटी का कटना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बहुत सारे मतलब हम प्रारंभ यहीं से करेंगे। अपर्दन जो शुरू हो रहा है वो पहाड़ी के किसी भी पर्वतीय शिखर से अपर्दन का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसके जो रूप होते हैं, इसका अपर्दन का जो मुख्य शुरुआत जो होती है वो होती है बिल्कुल टॉप से, यानी कि शिखर से ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। तो अपर्दन से निर्मित जो स्थल आकृतियाँ हैं उसमें अपन देख लेते क्या क्या बनती है। एक तो बनती है वी आकार की घाटी, गॉर्ज कैनियन, जलप्रपात बनते हैं, नदी वेदिका बनती है, नदी विसर्प बनते हैं, शुकटक बनते हैं और समप्राय मैदान। समप्राय मैदान से मतलब है कि जो ऊंचा उठा पहाड़ी भाग था वो समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा धीरे धीरे। पहले गोर्ज बनेंगे, कैनियन बनेंगे, वी आकार की घाटी बनेगी, फिर जलप्रपात बनेंगे, है ना, और संरचनात्मक फिर जलगर्तिका बनेगी। इस प्रकार से बहुत सारी उनको धीरे धीरे इस पहाड़ी का क्षरण होते 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 एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले वी आकार की घाटी। जो नदी होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेविस के सिद्धांत में भी कि नदी जो है सबसे पहले अपनी घाटी को गहरा करती है। तो जो वी आकार की घाटी में ही अपने को गॉर्ज और कैनियन को हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये देखिए गॉर्ज और कैनियन, और सबसे पहले गॉर्ज बनेंगे, फिर कैनियन बनेंगे और फिर वी आकार की घाटी बनेगी। अब अपन देखते हैं कैसे बनेंगे गॉर्ज, कैसे बनेगी कैनियन। तो बच्चों, अपन ने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि नदी अपनी तरुण अवस्था में क्या करती है, अपने यहाँ से जब नदी निकलती है तो अपनी यहाँ से जलगर्तिका के द्वारा इसको गहरा करती जाती है। यानी कि सिर्फ नदी जो है लंबवत अपर्दन का काम कर रही है, इसके पार्श्व नहीं कट रहे हैं। तो धीरे धीरे जो पहाड़ी भाग है इसके ऊपर इस प्रकार की आकृति बनने लगती है, जिसको कि हम गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज के जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं और नदी बहुत ज़्यादा तलहटी में या गहराई में बहती है। जो गॉर्ज अपने यहाँ पे जैसे जोन्हा नदी है, रारू नदी है ना, अपना पूर्वा गोर्ज है, केवटी गोर्ज है, भेड़ा घाट पर संगमरमरी गोर्ज है जो विश्व विख्यात है। तो इस प्रकार के जो गोर्ज होते हैं ये वी आकार की घाटी बनने से पहले की आकृति है। नेक्स्ट अपन आते हैं कैनियंस। कैनियंस जो होते हैं वो गॉर्ज के ही बढ़े हुए रूप होते हैं। ये रहे आपके कैनियंस, मतलब गॉर्ज का विस्तृत रूप को ही हम कैनियन कहते हैं। इनके भी ढाल बिल्कुल खड़े होते हैं, नदी बहुत अधिक गहराई में चलती है जो हमें दिखाई तक नहीं देती है। हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर इस प्रकार के बहुत से गॉर्ज हमें दिखाई देते हैं।
सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के जो गॉर्ज बहुत फेमस है। और विश्व में जो सबसे बड़ा कैनियन है वो है कोलोरेडो। देखो बच्चों उसका नाम क्या है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन है उसका नाम है कोलोरेडो रिवर। नदी का नाम तो क्या है, कोलोरेडो नदी। उसके ऊपर कैनियन है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। इतना विशाल, इतना भयानक कैनियन है वो कि हमें उसमें नदी दिखाई नहीं देती है। अब अपन फिर इसके बाद में बन जाती है वी आकार की घाटी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि नदी जो है लंबवत अपर्दन कर रही है, इस प्रकार का अपर्दन कर रही है तो गोर्ज बन रहे हैं, ठीक है। फिर नदी ने और ज़्यादा अपर्दन कर दिया तो इस प्रकार की आकृति बन गई जो कैनियन है। धीरे धीरे नदी क्या करती है, अपने पार्श्व को यानी किनारों को भी काटना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण कि नदी के किनारों जो ढाल है पर्वतीय भाग के वो भी गहरे होने लगते हैं। जो पहले जो गहरापन था वो इस प्रकार से था, अब वह पार्श्व भाग के कटाव के कारण जो गॉर्ज और कैनियन के ढाल ये खड़े थे वह अब ऐसे तीव्र ढाल नहीं रहते हैं। जो आकृति होती है वी आकार की हो जाती है। अब अपन चलते हैं जलप्रपात। जलप्रपात कई प्रकार के होते हैं। हमें बहुत सारे जलप्रपातों को अपने को नहीं पढ़ना है, हमें तो ये ध्यान देना है कि जलप्रपात होते क्या है। जलप्रपात से तात्पर्य है कि किसी भी जलप्रपात से तात्पर्य है कि किसी भी ऊंचे स्थान से नदी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो क्लिफ के द्वारा वो जब नीचे गिरती है तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। मान लीजिए ये पर्वतीय भाग है, ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पर्वतीय भाग है ये, ठीक है। इस तरीके की पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकल रही है तो नदी जो इस तरह का ये जो निकला हुआ हिस्सा होता है इसको हम क्लिफ कहते हैं। ये जो क्लिफ है, इस क्लिफ से जब नदी नीचे गिरेगी हम इसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहा करते हैं। तो जलप्रपात जो है बहुत अधिक ऊंचाई से समुद्र नदी का पानी नीचे गिरता है तो उसे हम जलप्रपात या शिप्रिका कहते हैं, जिसके कि ढाल खड़े होते हैं और या फिर क्लिफ के द्वारा पानी नीचे आता है। अब अपन पढ़ते हैं जलगर्तिका। जलगर्तिका में तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आपको पहले बताया कि मान लीजिए स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है और यहाँ से नदी जा रही है तो नदी क्या कर रही है, इस किसी एक भाग पर गोल गोल घूम के, और जैसे आपने कभी बचपन में एक खेल खेला हो कि ज़मीन के ऊपर अपनी एड़ी रख के अपन घूमते थे तो उस जगह पे गड्ढा हो जाया करता था। जैसे ही यहाँ पर नदी जो है अब एक ही जगह पे कंकड़ पत्थर के द्वारा ड्रिल की जैसे मशीन होती है उस तरीके से छेद करती रहती है और जगह जगह पर क्या हो जाता है, गोले बन जाते हैं। तो नदी के तले में इस प्रकार के जल भंवर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा गर्तों का निर्माण होता है। इन टुकड़ों को छेदक कहते हैं और जैसे बढ़ई की मशीन काम करती है इस प्रकार से। तो धीरे धीरे जब ये बहुत सारे छिद्र इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर छेद, यहाँ पर छेद, यहाँ पर छेद, यहाँ पर छेद, बहुत सारे छेद होते हैं। जब ये बहुत सारे छेद इकट्ठे हो जाते हैं बड़ा सा कुंड बन जाता है जिसे हम अवनमन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। अब नेक्स्ट है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान से तात्पर्य, सोपान का मतलब आप जानते ही हैं, सोपान से मतलब है सीढ़ियाँ, सीढ़ीनुमा आकृति बन जाना। तो नदी के मार्ग में कभी क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं मुलायम और कठोर चट्टानों के क्रम में बिछी हुई होती हैं। तो ऐसी अवस्था में नदी कमज़ोर चट्टानों को अपर्दित कर देती है और कठोर चट्टानें अपर्दित नहीं होती है। तो जब कठोर और ये चट्टानें लंबवत रूप, क्षैतिज रूप से बिछी हुई होती हैं तब इस प्रकार की आकृति बनती है। जैसे मान लीजिए ये एक परत है, ये है मुलायम चट्टान, और नहीं ये कठोर चट्टान, ये मुलायम, ये कठोर चट्टान, ये मुलायम, ये कठोर चट्टान। नदी यहाँ से बह रही है तो नदी क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पर जलगर्तिका बनाई, जलगर्तिका के द्वारा यहाँ पर एक छेद हो गया, फिर नदी ने इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, तो इस प्रकार से नदी जो है वो एक सोपान जैसी आकृति बन जाती है।
मियांडर्स। नदी जो है वो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये सोपान है। ये देखिए जो नदी का जिस मार्ग से बह रही है, एक लेयर तो कठोर चट्टान है, एक लेयर नरम चट्टान है। एक कठोर चट्टान, एक लेयर कमज़ोर चट्टानों की। तो कठोर चट्टानें तो बच जाती हैं और कमज़ोर चट्टानें अपरदित हो जाती हैं, जिसके कारण कि सीढ़ी जैसी आकृति बन जाती है। नदी विसर्प किसे कहते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। नदी विसर्प क्या होते हैं, नदी विसर्प क्या होते हैं कि नदी जब आती है तो ये देखिए नदी विसर्प से तात्पर्य है सांप। तो नदी अपने मार्ग में इस प्रकार से बहती हुई चलती है। तो जब नदी अपने मार्ग में इस तरीके से बहती हुई चलती है तो क्या होता है, इस तरह चलने का कारण होता है कि नदी एक किनारे पर तो अपर्दन करती है और इस तरह के जो लहर खा के चलती है उसी को हम मियांडर्स कहते हैं। जैसे ये नदी है, जैसे देख लीजिए अब आपके सामने, ये नदी है, ये नदी है, और बल खा गई और बल खा गई। तो नदी का जब ये दोनों किनारे मिल जाएंगे तो यहाँ पर पानी भर जाता है, जिसको कि हम गोखुर झील कहते हैं। ये देखिए आपके सामने कैसे बनते हैं मियांडर्स। इसमें मियांडर्स जब बनते हैं इसके दो रूप होते हैं, इसमें निक्षेप भी होता है और अपरदन भी होता है। ये देखिए आप, यहाँ पर नदी निक्षेप कर रही है, यहाँ पर नदी अपरदन कर रही है। एक जगह पे अपरदन, एक किनारे पर निक्षेप करती है। और जब घूमते घूमते क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं किनारे। तो इस स्थान पर ये देखिए ये बन गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैगून, झील कहते हैं। तो ये सभी स्थलाकृतियाँ वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, शिप्रिका, नदी सोपान, जलगर्तिका और गोखुर झील, ये सभी जो हैं ये नदी के अपरदन से निर्मित आकृतियां हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि नदियों के निक्षेप से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं।